हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट नंबर 11th है हमारे 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज का। और आज का जो टॉपिक हम फील करने वाले हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ जो है ना, ये क्लास 9th से चालू होता है और क्लास 12 तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है भाई। इवन मैं बात करूं तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे या बीएससी करोगे फिजिक्स वगैरह में, तो वहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने का मौका मिलता है। पर उसका जो बेस है वो यहीं से चालू होता है, डेट व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ। आज हम इस वीडियो में इस न्यूटन्स लॉ को ना जड़ से फील करेंगे और आपको लगेगा नहीं कि ये कोई लॉ वॉ है। न्यूटन ने क्या किया था ना, न्यूटन ने जो हमारे बेसिकली फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स जो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है उस उन चीज़ों को ना एक लॉ बना दिया। उन्हीं को हम बोलते हैं लॉ। जैसे मैं बोलूँ, ये मार्कर को मैंने छोड़ा, ये मेरे हाथ में आया। इसको मैंने छोड़ा, ये मेरे हाथ में आया। भाई ये नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया इसको। तो न्यूटन्स लॉ क्या है? अरे अभी हम देखते हैं ना क्या है। आप देखोगे कि कोई लॉ वॉ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ रियल लाइफ। उसको बस एक नाम दे दिया है कि ये न्यूटन्स ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि न्यूटन्स सबसे पहले इसको देखा, इसको ऑब्जर्व किया, इस वजह से क्या हुआ, इसने उसका लॉ दे दिया। अभी इसको न्यूटन का ही नाम क्यों मिला? भाई न्यूटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। भैया क्या ऑब्जर्वेशन करना इतना अच्छा चीज़ होता है। हाँ भाई, आप जो भी पढ़ते हो ना, ऑब्जर्व कर करके पढ़ो, अपनी डेली लाइफ में चीज़ें रिलेट करके पढ़ो और आप देखोगे कि आपका भी एक दिन नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चिंकूस लॉ ऑफ एनीथिंग, है ना। तो चलो चालू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। तो सबसे पहले बात आती है, इस पूरे स्टेटमेंट में एक वर्ड आ रहा है मोशन। ये मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोशन? भैया मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, मोशन का मतलब ऐसा होता है किसी भी चीज़ का चलना। मैं बोलूँ, अगर एक बॉडी चल रही है तो वो मोशन में होती है, ठीक है भैया। तो क्या चलना, आप डायरेक्टली उसको मोशन बोल सकते हो? चलो इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने आपको बोला, ये आपकी रोड है, ठीक है। इस रोड में आपकी एक गाड़ी थी, है ना, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। ये 4 व्हीलर गाड़ी कुछ ऐसे थी, ठीक है। और सेकंड गाड़ी कुछ ऐसी थी। दिस इज़ योर फर्स्ट व्हीकल एंड दिस इज़ योर सेकंड व्हीकल। आपसे मैं पूछूं कि ये गाड़ी की पोजीशन बताओ। सबसे पहले मोशन को समझने के लिए ना हम पोजीशन समझ रहे हैं। पोजीशन क्या होती है? इस गाड़ी की पोजीशन बताओ। तो आप बोलोगे भैया पोजीशन, अभी भैया पोजीशन के मामले में अगर मैं इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, तो ये पोजीशन इसकी क्या है? ये रोड में चल रही है और इस सेकंड गाड़ी के पीछे है, ठीक है। क्या यहाँ पर कुछ चीज़ की कमी है? हाँ भैया, एक चीज़ की कमी है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक दे रहा हूँ खंबा। आपको क्या दे रहा हूँ? खंबा, लाइट का खंबा। और ये लाइट का खंबा क्या करता है? लाइट देता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये फर्स्ट जो गाड़ी है ये 5 मीटर दूर है, सेकंड जो गाड़ी है ये 10 मीटर दूर है। अब मुझे बात बताओ, इसकी पोजीशन क्या है? तो अब आप अच्छे से बोलोगे भैया ये जो गाड़ी है ये 5 मीटर इस खंबे से है। फर्स्ट गाड़ी 5 मीटर इस खंबे से है, सेकंड गाड़ी 10 मीटर इस खंबे से है। मतलब भैया आप यहाँ कर क्या रहे हो? भाई आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो इस पोजीशन, इस गाड़ियों की पोजीशन की बात इस खंबे के रिस्पेक्ट से। तो मैं क्या बोल दूँ, यहाँ पर ये जो खंबा है ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस है। अरे रेफरेंस का मतलब क्या होता है? समझ में आने चालू होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके आसपास आप चीजें देखते हो। जैसे खंबा यहां पर था तो खंबे के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर था। अब अगर मैंने इस खंबे को उठा करके यहां कर देता, मान लो ये रोड का क्या है, आगे की पीछे की रोड है, ठीक है। और एक खंबा और यहां पर था जो कि लाइट देती थी। अब इस खंबे से मैं पूछूं कि ये कितनी दूरी पे है, तो दोनों खंबे का फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 10 थी। तो मुझे एक बात बता दो, इस वाले खंबे से इस फर्स्ट कार की दूरी कितनी हो गई? 15 हो गई भैया। 10 ये, 5 ये, 15। तो भैया ये रेफरेंस ये डिसाइड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका एक रेफरेंस होता है। आप बेसिकली नापते हो ना, जैसे आप बोलते हो कि भैया आज खाना बहुत अच्छा बना है, तो आपने अच्छा किसी के रिस्पेक्ट में बोला होगा। जैसे आप बोलते हो नमक तेज हो गया है, तो जो तेज हुआ वो नॉर्मल नमक के रिस्पेक्ट में तेज हुआ। तो हमेशा हर चीज़ में, हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा हमको एक रेफरेंस वैल्यू देखी जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ता है, तो आपने रेफरेंस सेट किया होगा कि अच्छा पढ़ना फॉर एग्जाम्पल 70% होता है, तो अगर ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो इसके परसेंट 90 आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे व्यक्ति फेल हो गया, अब फेल क्यों हुआ? तो एक नंबर थे जिसको 100 में से 34 बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति के 34 से नीचे आए
34 क्या है, रेफरेंस है, इसके नीचे आए बंदा फेल, इसके ऊपर आए 34 के ऊपर आए बंदा पास, तो रेफरेंस क्या होता है ये चीज फील हो गया। चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ इसी चीज के बारे में, क्या भैया कि जो पोजीशन होती है, देखो फर्स्ट वाली कार की पोजीशन 5 मीटर थी, इसके रिस्पेक्ट में भी अलग थी, इसके रिस्पेक्ट में भी अलग थी, तो यही पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ कि जो पोजीशन है, वे पोजीशन है डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है और बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं भाई अपन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट ये है, अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को मैंने फर्स्ट लिया था, अब सेकंड एग्जांपल में मूव करना चालू कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपकी ये रोड थी, पहले केस में ना ये जो कार थी, ये सभी क्या थी, कार थी रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है, खड़ी हुई थी अपनी जगह में। अब क्या हुआ, ये जो कार है ना, ये कार हो रही है मूविंग, मूविंग समझते हो, भाग रही है। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, आपका वही पहले वाला खंबा, इसको आपने उठाया, और आप, अगर मैं अब यहाँ बात करूँ आपके रेफरेंस की, तो रेफरेंस क्या है, आपका खंबा, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो कार है ये मूव कर रही है। तो ये कार जब एक रेफरेंस पॉइंट से मूव करती है ना, उसी चीज को बोलते हैं हम कार मोशन में है। देखो मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मूव करना, बट मूव किसके रिस्पेक्ट में करना, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करना, उसको बोलते हैं उस चीज का मोशन। आज जैसे कैसे समझो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, आपका सेकंड कार, मान लो ये सेकंड कार है और ये सेकंड कार उसी रोड पे चल रही है, जितनी तेज ये फर्स्ट कार चल रही है उतनी ही तेज ये सेकंड कार चल रही है। देखो जितनी ही तेज ये फर्स्ट कार चल रही है उतनी ही तेज सेकंड कार चल रही है। आप फर्स्ट कार में जाके बैठ जाओ, आपने देखा कि मैं चल रहा हूं, ठीक है, आपकी अगली कार भी चल रही है, क्या आपको ये फील हुआ है कभी, जब आपके साथ वाला ऑब्जेक्ट आपके सेम स्पीड से चलता है तो वो चलता हुआ नहीं दिखता है भैया, वो तो बैठा हुआ दिखता है। इस चीज़ को हम फील करेंगे। बस यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ मोशन क्या होता है। तो मोशन भाई ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट से चेंज होती है ना। देखो अभी कार यहाँ पर थी, आगे चल के क्या हो, कार कहाँ होगा, रेफरेंस पॉइंट यहीं पर है, कार बढ़ गई आगे, मतलब ये फर्स्ट कार जो थी ये यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, कार बढ़ गई आगे। तो देखो ना भाई, पहले डिस्टेंस इतना आ रहा था, अभी डिस्टेंस कितना आएगा, इतना आएगा। तो भैया ये तो अपने रेफरेंस पॉइंट से कुछ आगे बढ़ गया, कुछ अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, तो इसी चीज को बोलते हैं मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या है भाई, कुछ नहीं है, इट इज अ चेंज इन पोजीशन, लिख रहा हूं भाई, है ना, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेफरेंस, इज कॉल्ड मोशन। उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन बोलते हैं। तो मोशन समझ में आया कि मोशन मतलब क्या होता है। हाँ भैया मोशन समझ में आ गया हमको क्या होता है। अब आप बात करते हैं इन लॉस ऑफ मोशन की। तो बात सबसे पहले ये होती है, लॉस ऑफ मोशन पढ़ने से पहले भी हम देखना चाहते हैं कि ये बॉडी मतलब क्या, बॉडी मतलब यहाँ पर कार है, बॉडी मतलब तू भी हो सकता है, बॉडी मतलब कोई पेंसिल मार्कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले केस में बॉडी थी रेस्ट पे, दूसरे केस में बॉडी है मोशन पे। तो देखो बॉडी का स्टेट, इसको बोलते हैं बॉडी का स्टेट मतलब क्या, कि भैया वो चल रही है कि वो रुकी हुई है। तो दो स्टेट्स होते हैं बॉडी के, कौन कौन से दो स्टेट्स होते हैं भैया, दो स्टेट्स होते हैं। तो अगर मैं स्टेट्स ऑफ बॉडी की बात करूं, स्टेट्स का मतलब क्या भैया, वो किस पोजीशन में है। अगर हम स्टेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो पहला जो स्टेट होता है वो बोलते हैं रेस्ट का स्टेट। रेस्ट में क्या होता है, बॉडी का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, मोशन वाला स्टेट। मोशन वाला स्टेट क्या होता है भैया, कि जब बॉडी का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ रहा है तब उसको बोलेंगे मोशन वाला स्टेट। क्या इतना समझ में आया, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोस्ट रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अब जैसे मैंने आपसे कभी बोला कि भाई एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या, कि वो ना बैठी हुई है, चल नहीं रही है। फिर मैंने बोला एक बॉडी है स्टेट ऑफ मोशन पे, तो मुझे बोला बॉडी स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या, मैं चल रहा हूं। अगर मैं स्टेट ऑफ रेस्ट, देखो स्टेट ऑफ मोशन में था, किसी ने बोला स्टेट ऑफ रेस्ट पे आओ, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो क्या स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन समझ में आया, हाँ भाई स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन समझ में आया। अब चालू करते हैं यही रेस्ट और यही मोशन के लॉस को। अब देखना ये कोई लॉ वो नहीं है भाई, ये बेसिकली हम ना जनरल लाइफ में जो हम करते हैं बस वही चीज है, बस समझते चलेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर एक दो और प्री रिक्विजिट, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्री रिक्विजिट देख रहे हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ना हम प्री रिक्विजिट बनाते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बस समझ रहे हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट चालू करेंगे और उसको फील कर जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट और समझना है, और वो प्री रिक्विजिट क्या होने वाला है भाई, वो आपका प्री रिक्विजिट होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या छूट रहा है भैया, क्या छूट रहा है, चेंज इन पोजीशन हो गया, पोजीशन डिपेंडेंसी हो गया, स्टेट ऑफ मोशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गया, ठीक है, हो गया भैया। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चालू करते हैं। तो अब चालू होगा अपना क्या, एनएलएम, क्या बोलते हैं इसको, इसको पढ़ा जाता है कैसे, इसको पढ़ा जाता है न्यूटन्स, कैसे पढ़ते हो, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, न्यूटन्स का आपने एन उठाया, लॉ का एल उठाया, और एम का, मोशन का एन उठाया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, एनएलएम। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम करते हैं चालू। चलिए चालू करते हैं। तो व्हाट इज, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, इन मोशंस के ही लॉ है, ठीक है। तो अरे हाँ, मैं बोल रहा था, जो भूल रहा था ना, उस चीज को ध्यान से समझना। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, या मैं बोलूँ तो मोशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उनमें हम क्या क्या चीज बात करते हैं। बॉडी चल रही है, बॉडी मोशन में है, तो अब क्या क्या चीज बात करोगे। तो देखो जो पैरामीटर्स होते हैं ना भाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो पैरामीटर्स होते हैं वो 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या, अब तुम जब चल रहे हो तो सबसे पहला तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट सेट होगा। अरे भाई मैं चल रहा हूँ तो मैं चल किसके रिस्पेक्ट में रहा हूँ, इस कैमरे के रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूँ। अभी तुमने कैमरा भी ऐसा मूव करना चालू कर दिया ना, तो तुमको लगेगा नहीं कि मैं चल रहा हूँ, बट मैं चल रहा हूँ कैमरे के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या सेट होता है भैया, डिफाइंड होता है। वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेट होगा, आपको रेफरेंस पॉइंट हमेशा पता होगा कि हाँ भैया इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, देखो समझो, फ्रेम का मतलब क्या होता है, जैसे फोटो फ्रेम हम देखते हैं, फोटो फ्रेम दीवार में लगा है, ऐसा फ्रेम लगा है, तो यहां तू बैठ जाओ फोटो फ्रेम में, और तू बोलेगा मैं इस जगह पे बैठा हूं और मैं देख रहा हूं। जैसे यहां पर ये खंबे में तू बैठ जा, जैसे ही तू खंबे में बैठ गया, तू देखेगा मेरे सामने से कार निकल के जा रही है, ठीक है। तो तेरे सामने से निकल के गई ना, तो दूसरे खंबे में बैठ जाएगा, तो उस खंबे से दिखेगा कि कार ऐसे निकल के जा रही है। तू खंबे में छोड़, तू अगर मान ले ऊपर आकर लटक जाएगा, तो वहां पर तू ये देखेगा भैया कि मैं नीचे से निकल के जा रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। चलो, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप ऊपर जाके बैठ जाओगे तो आप देखोगे कि मेरे नीचे से ट्रेन निकल के जा रही है, समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट होगा, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो सेट होगा, क्या मैं बोलूँ तो इसकी पोजीशन सेट होगी। देखो भाई पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन का मतलब भैया ये होता है कि भैया जैसे मैंने बोला ये कार इससे इतनी दूरी थी, ये वाली कार इस खंबे से इस दूरी पे थी, तो क्या मैं यहाँ पर पोजीशन लिख सकता हूँ। हाँ भैया आप पोजीशन लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने ये बोला 5 मीटर की दूरी पे है, तो मैं क्या बोल दूं, इसकी पोजीशन है 5 मीटर, कहाँ से, इधर से। इसकी पोजीशन क्या है, 10 मीटर, कहाँ से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अगर रेफरेंस पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका फिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि भैया इसकी पोजीशन भी फिक्स होगा। अच्छा पोजीशन को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं भैया कैसे, पोजीशन का मतलब क्या होता है। देखो पोजीशन जो होती है ना, वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे मैंने बोला एक मार्कर है, ये मार्कर कितनी दूर है, तो बोलोगे भैया किस चीज़ से बात कर रहे हो आप, मैं बोलूँगा इस मार्कर से। तो अब आप बताओगे नाप के कि भैया ये दूरी जो है, इस मार्कर की दूरी आप पूछना चाह रहे हो। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कितना दूर हूँ, तो अगर मैं कितना दूर हूँ मेरा ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अधूरा है। पहला चीज़ अगर मेरे इसमें ऑप्शन ये डाला कि भाई मैं कैमरा से कितना दूर हूँ, इस फ़ोन से कितना दूर हूँ, तो आप बोलोगे भैया लगभग आप 2-3 मीटर की दूरी में हो। बट अगर यही क्वेश्चन मैं आपको चेंज करके बोलूँ मैं तुमसे कितना दूर हूँ, तो ये भी तो डिपेंड कर रहा है तुम कहाँ बैठे हो। भाई तुम अगर मुंबई में बैठे होगे तो मेरे से लगभग 1200 मीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर हो गए। अगर तुम नीचे साउथ वाउथ में होगो तो मुझसे 700-800 किलोमीटर दूर हो गए। तो वो जो कितना दूर, कितनी पोजीशन, ये डिपेंड करती है किस पॉइंट से पूछा गया है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है पैरामीटर, भैया जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मोशन में आता है क्या क्वांटिटी, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या, कितनी तेज स्पीड भाग रही है, कितना तेज ऑब्जेक्ट भाग रहा है। इसी में आता है एक पैरामीटर क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है फोर्स। फोर्स क्या होता है अभी हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, इन चीज़ों को आपको बस समझना है कि अगर आपका मोशन की बात कर रहे हो तो ये पैरामीटर्स आपको पता होंगे, हमेशा पता होंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन्स के लॉ कितने थे भैया, 3 लॉ थे। अरे ये लॉ वो कुछ नहीं है, ये जस्ट एक बेसिकली ह्यूमन लाइफ का एग्जाम्पल है, उसको बस एक टर्मिंग कर दी गई है, ठीक है। तो न्यूटन के 3 लॉ थे जो
फर्स्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स, क्या बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं, पढ़ते हैं ऐसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है आप जानते हैं, चलिए इसको फील करते हैं। जैसे मैंने बोला, आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो आप यहां पर आप कब तक खड़े रह सकते हैं? जब तक आपको कोई पीछे से धक्का ना दे तब तक खड़े रह सकते हैं। अबे अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर तुम मूव करना नहीं जान सकते, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक कार लिया और इस कार को यहाँ पर खड़ा कर दिया बिना ना ब्रेक लगा करके, इस रोड जो है ना ये एकदम सीधी रोड है, बिना ब्रेक लगा के खड़ा कर दिया, और मैं तुमसे पूछूं ये कार कब तक यहाँ पर खड़ी रहेगी? तुम बोलोगे जब तक कोई पीछे से आके धक्का ना लगाए। कार खराब हो जाती है, तो कार खराब हो जाती है तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं। अरे क्यों लगाते हो? क्यों इसलिए लगाते हो क्योंकि कार को जब तक कार में फोर्स नहीं लगाओगे तब तक कार खड़ी रहेगी। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि जब कार हमारी खराब हो जाती है ना तो हम पीछे से धक्का लगाते हैं, क्यों? आगे बढ़ाने के लिए। जब धक्का नहीं लगाओगे तो कार खड़ी रह जाएगी। ठीक है, ये क्या है भैया? दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अभी हम देखते हैं कैसे। अब अगले एग्जाम्पल में तुमने क्या किया, तुम्हारे घर में टाइल्स वाइल्स होती है, तुमने टाइल्स में ना पानी बहुत सारा डाल दिया, और तुमने जब टाइल्स में पानी डाल दिया तुम देखते हो कि भैया वो स्लाइडिंग सरफेस बन जाता है बहुत अच्छा। मतलब क्या, ये आपकी क्या है, ये तो वो एग्जाम्पल रोड वाला था, यहाँ वाला एग्जाम्पल हमने क्या बोला, यहाँ वाला एग्जाम्पल टाइल्स वाला है। ठीक है, क्या किया आपने, इस टाइल्स के ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही आपने इस टाइल्स के ऊपर पानी डाला और आप यहाँ से फिसलना चालू करते हो, तो आप देखते हो आपने एक बार फिसला और आप फिसलते चले जाते हो। आप रुकते नहीं हो खुद से, आप फिसलते चले जाते हो। मतलब क्या भैया, एक केस में मैं फिसल रहा हूं तो फिसलते चले जा रहा हूं टाइल्स में, और अगर बॉडी रखी हुई है तो बॉडी रखी रहे तब तक रह जा रही है जब तक तुमने साइड से फोर्स नहीं डाला। और यही होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये बोलता है भैया कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ अपनी जगह पे, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी धक्का ना लगे। बस दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और क्या दूसरा क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में तब तक रहेगा जब तक वो मोशन में उसको कोई अपोज ना कर दे। अभी यहां पर इंसान को कौन रोकता है? तुमने कभी देखा है? तुमने कभी देखा है ये चीज कि तुम अगर टाइल्स को गीली करते हो तभी तुम फिसल पाते हो, सूखी टाइल्स में नहीं फिसल पाते। क्यों? क्योंकि सूखी टाइल्स में प्रेजेंट होता है फ्रिक्शन। चल थोड़ा सा फ्रिक्शन देख ले, इसलिए और समझ में आएगा तेरे को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं फ्रिक्शन क्या होता है। देख, जैसे मान ली तेरा कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। अब सरफेस में क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब तू यहाँ पर कोई फोर्स लगाता है तो ये जो सरफेस है ये क्या करेगा, ये एक सरफेस तू ऐसे मूव करने के लिए फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तू चाह रहा है कि आगे बढ़ूं मैं, तो ये सरफेस ना तेरे को एक बैकवर्ड फोर्स देगा। इसी बैकवर्ड फोर्स के कारण ये जो मोशन होता है रुक जाता है। ऐसा समझ कि जैसे मैं ये क्या कर रहा हूँ, जैसे मान ली सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। अब मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये पेन इस पे आगे बढ़े, पर देख हो क्या रहा है, जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना तो पेन अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब यही चीज़ इसकी जगह अगर मैं एक कॉपी में करूँ, यही चीज़ इसकी जगह मैं कॉपी में करूँ तो ये आसानी से स्लिप हो जा रहा है। इससे क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है ये स्मूथ है, और जब स्मूथ सरफेस होता है तो इस पे इस पेन के मोशन पे अपोजिशन मुझे कम मिला रेदर देन दिस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। फ्रिक्शन कुछ नहीं होती है, एक अपोजिशन फोर्स होता है जो किसी भी चीज के मोशन को रोकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बस एक्सप्लेन कर रहा हूं या फिर थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन पे लिखना चाह रहा हूं कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज नथिंग जस्ट एन अपोजिशन फोर्स, इज नथिंग जस्ट एन अपोजिशन फोर्स। क्या है भैया? अपोजिशन फोर्स है। किसका है? विच रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन। क्या करता है? विच रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन। मोशन को क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है या फिर अपोज करता है। ठीक है, बस सिंपल सा पॉइंट है, हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहले कंडीशन में आपने देखा कि अगर कार खराब हो गई है तो कार को आपको आगे बढ़ाना है तो कार को धक्का लगाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगी। जब तक धक्का नहीं लगाओगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो कार रुकी हुई है, रेस्ट के स्टेट में है, वो चेंज नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल में क्या है, तुमने टायर से फिसलना चालू किया, वो फिसलते ही चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर अपोजिशन फोर्स नहीं है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फील हो रहा है आपको? हाँ भैया फील हो रहा है। चलो इस चीज को लिख लेते हैं। क्या होता है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कब है? व्हेन नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स का मतलब क्या? जब कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, नेट फोर्स नहीं लग रहा है, देन क्या होता है, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स state of rest
या तो स्टेट ऑफ मोशन, मतलब या तो ऑब्जेक्ट स्टेट के रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगी, मोशन में है तो मोशन में रह जाएगी। कब तक? जब नेट फोर्स जीरो हो। अगर तुमने गलती से कोई फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह जाएगा कि नहीं भैया कार खराब हो गई थी, मैंने पीछे से धक्का लगा दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ वायलेट हो गया। अबे क्या बात कर रहा है, तूने फोर्स तो लगा दिया ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तब लगता है जब नेट फोर्स जीरो होता है, जब तूने धक्का नहीं लगाया था, जब टाइल्स में फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट था, तभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा था। जब टाइल्स में फ्रिक्शन आ गया ना तो तूने बोलेगा भैया मैंने चाहा फिसलने के ऊपर मैं रुक गया आके, भाई वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ आएगा, अभी हम देखते हैं। चलो तो क्या बोला है, स्टेट ऑफ मोशन। क्या इतना समझ में आएगा? अगर इतना समझ में आ गया है तो फटाफट चालू करो लिखना, ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म करते हैं, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, जैसे समझना, हम बस में बैठते थे, हम बस में जाके बैठे, बस चालू हुई, जैसे ही बस वाले ने अपनी बस को आगे बढ़ाया मैं भड़ से पीछे हो गया। भैया ये क्या हुआ? एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा दोस्त हम बाइक में बैठे, मैंने उसको बाइक में पीछे बैठाया और मैंने बोला भाई मेरे कंधे मत पकड़ना, ठीक है। मैंने लिया बाइक को, तेजी से आगे बढ़ाया, वो बंदा पीछे से गिर गया भाई वो बंदा पीछे से गिर गया भाई। फिर वो मेरे से बोल रहा भाई तूने मेरे को क्यों गिराया, वो मेरे से गुस्सा कर रहा। मैंने बोला भाई मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी बाइक आगे बढ़ाया, तू पीछे क्यों गिरा मुझे क्या पता। भैया आप ये क्या बता रहे हो? जब बस वाला बस को आगे बढ़ाता है तो बस वाले ने तुमको नहीं छेड़ा, पर तुम खुद पीछे हुए। बाइक वाले ने जब बाइक आगे बढ़ाई, पीछे वाला व्यक्ति खुद पीछे हो रहा है, तुम नहीं छेड़ रहे हो उस पीछे वाले को। वो क्या हो रहा है, जादू वादू हो रहा है क्या? तुमने बाइक आगे बढ़ाई, पीछे वाला बंदा पीछे रह गया, मतलब पीछे ऐसा झुक गया, क्या हो रहा है? भैया इसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो हमेशा ना बॉडी जिस भी स्टेट में है, जैसे मैं अभी बोलूं तो मैं रेस्ट पे आ गया, ठीक है भैया आप रेस्ट पे आ गए हो, भैया आप मोशन कर रहे हो, तो बॉडी जिस भी स्टेट में रहेगी वो चाहेगी उसी स्टेट में रहे आए। जैसे बस में तुम बैठ गए थे, तुम रेस्ट पे आ गए थे, जैसे ही बस आगे बढ़ी बॉडी क्या चाहेगी, तुम हमेशा रेस्ट पे रहो, तो वो रेस्ट पे रही, बस आगे बढ़ी, तुम पीछे हो गए। ओहो ये क्या हुआ, फिर से सुनो, मैंने बाइक चालू किया, मेरे पीछे वाला लड़का जो है उसको नहीं पता था कि यहाँ तुमने पकड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी उसकी बॉडी ये बोली इनर्शिया के चक्कर में कि तू अगर रेस्ट पे बैठा है पीछे तो तू बैठे रह, तू आगे नहीं मूव होगा। तो जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई उसकी बॉडी वहीं रह गई, गाड़ी बढ़ गई आगे। अरे ये हुआ ना भाई, देखो समझो ये गाड़ी है, मान ले गाड़ी की सीट है, दो बंदे बैठे हैं, ऐसा मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, एक बंदा ऐसा बैठा है, उसने मेरे को नहीं पकड़ा, वो मतलब फोन चला रहा था अपना, है ना। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाया ये बंदा अपनी जगह पे है, इनर्शिया के वजह से गाड़ी आगे बढ़ी, ये बंदा क्या हो गया पीछे, तो क्या बंदा ऐसा लेट जाएगा, हाँ भैया लेट जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं क्या, इनर्शिया। क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से आ रहा है? हाँ भैया उसी से तो आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो चाहेगा कि रेस्ट में रहे। अरे भाई जब तक कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी खड़ी है ना, टाइल्स में तुम फिसलते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमको कोई फोर्स बैक नहीं मिल रहा है, तो इनर्शिया की वजह से वो चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, इनर्शिया का। क्या होता है भैया इनर्शिया? कुछ नहीं होता है, ये लिखा है, यही चीज़ लिखा है, यही चीज़ होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, और इनर्शिया जो होती है बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं एक बॉडी मान लो हूँ, तो मेरे अंदर मास है, मेरे अंदर चार्ज है, ये सारी मेरी प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। जैसे ही इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है मेरी बॉडी के अंदर पहले से है, जिसके वजह से क्या होता है, इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन या तो रेस्ट। तो ये बेसिकली क्या है, लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना। क्या है भैया? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। बॉडी की प्रॉपर्टी है, क्या है भैया? बॉडी की प्रॉपर्टी है बाय विच इट मेंटेन्स, क्या करता है? इट मेंटेन इट्स स्टेट को मेंटेन करता है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह जाएगा, और बेसिकली अगर मूविंग में है तो मूविंग है। अच्छा एक एग्जांपल और, बस में तू बैठ गया था, जैसे ही बस वाले ने आगे बढ़ाया तो पीछे हो गया, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। कभी तूने ये नोटिस किया है भैया, क्या ये ऑब्जर्व किया है, जब बस चलती रहती है और अगर बस वाले ने ब्रेक मारा, हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, क्यों? देख तू मूविंग था, तू चल रहा था, किसी ने बस को रोका तो तू थोड़ी ना रुकेगा, वो तो बस रुकी है ना, क्या होगा? तू आगे जाएगा, क्यों? क्योंकि तू चलता रह रहा है ना, बस रुकी तू हल्का सा आगे गया।
समझ में आया? तो इनर्शिया दो प्रकार के होते हैं, कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट का इनर्शिया का मतलब क्या? बॉडी जब रेस्ट में है तो चाहेगी रेस्ट पे रहने पे, अगर बॉडी बस के अंदर बैठ गया तो बॉडी मोशन पे है तो चाहेगी बॉडी मोशन में रहने के। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तेरे को फील हो रहा है? क्या पढ़ रहे हैं? इसी टाइप से 90 डेज का जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं, हम बेस बना रहे हैं हमारी स्टडीज़ का। तो चलो फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हो गया है क्या भाई नोट? अगर हो गया है तो फटाफट हम मिटाते हैं और अपने अगले न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे पहुंचते हैं, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको आई थिंक बहुत अच्छे से फील हुआ होगा कि ये हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन 90 डेज के 90 कॉन्सेप्ट से, आई नो अगर मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसे ही उठा लिया तो उस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कॉन्सेप्ट का बेस बनाते हैं। जैसे ही हमको हमारी प्री रिक्विजिट्स पूरी हो जाती है, हम ये समझ जाते हैं कि हम हाँ कॉन्सेप्ट में पढ़ने के लिए सक्षम हैं, हम अब बढ़ जाते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पढ़ा था। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा डायनेमिक्स का पार्ट पढ़ते हैं। देखो फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, बहुत सारे ऐसे, तो ग्रेविटेशन। तो पहले हमने थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जहाँ पर हमने पोजीशन को देखा, थोड़ा सा हमने देखा कि भैया उसका डिस्टेंस कैसे देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक देखा। और अब हम आ रहे हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो वो मोशन में क्यों आ रहा है, हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब बॉडी में फोर्स जीरो था, जब यहाँ पर बॉडी में फोर्स जीरो था, फोर्स जीरो का मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी धक्का नहीं लग रहा था, तो ये रेस्ट में है ना, तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगी, ठीक है? वेरस अगर ये तुम फिसलते हुए जा रहे हो ना, तुम इंसान हो और तुम स्लाइड करना चालू कर रहे हो, तो तुम स्लाइड करते ही रह जाओगे, करते ही रह जाओगे और तुम रुकोगे नहीं, ठीक है? और तुम करते ही रह जाओगे। सोचो एक ऐसा सरफेस जिसमें फ्रिक्शन ही नहीं है और तुमने गलती से एक बार पहुंच गए स्लाइड करने, तो तुम रुक नहीं पाओगे कब तक, जब तक वहाँ फ्रिक्शन ना आ जाए, ठीक है? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमारा होता है खत्म। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या है? देखो भाई न्यूटन्स का सेकंड लॉ कुछ नहीं है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का ही एक रूप है, या मैं बोलूँ तो सेकंड लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड से आया है। अब देखो कैसे, ठीक है? तो सेकंड लॉ क्या है? इट इज़ नथिंग, इट इसको बोलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ? ध्यान से समझना। देखो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने गाड़ी खराब किया और रोड में खड़ी कर दी, और हमने बोला ये जब तक वहाँ खड़ी रही जब तक तुम पीछे से धक्का नहीं लगाओ। मतलब बॉडी को अगर तुमको चेंज करना है उसके स्टेट को, स्टेट मतलब क्या, रेस्ट या मोशन, अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर उसके स्टेट को चेंज करना है तो पीछे से धक्का लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बस यही चीज़ है। धक्का मतलब क्या, फिजिक्स में धक्के को क्या बोलते हैं? फोर्स। अगर बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो तुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और यही होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। भैया ये तो बहुत बेसिक फॉर्मेट में है, अभी हम आगे चल के ना इसका बहुत अच्छे से एकदम हम धागे खोलने वाले हैं। चलो देखो, तो न्यूटन का सेकंड लॉ का बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक पॉइंट यही है, क्या है भैया बेसिक पॉइंट? टू चेंज स्टेट, अगर आपको चेंज करना है स्टेट को, देन क्या करोगे आप? देन फोर्स, इसी को बोलते हैं क्या, धक्का, शुड बी अप्लाइड, धन धक्का शुड बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया भैया, ठीक है? मतलब क्या भैया, कार खराब किए थे, कार को आगे बढ़ाना है, पीछे से धक्का लगा दिए, ये इंसान भागते जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था, क्या करोगे? रुकने के लिए अब इसको पीछे से आके पकड़ोगे ना इंसान को, तुमने धक्का लगाया उस पर तो वो रुक गया इंसान, ठीक है भैया? चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्म देखते हैं, उस टर्म को मैं क्या बोल रहा हूँ? मोमेंटम, है ना? एक टर्म आता है यहाँ पर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम होता क्या है समझना। देखो मोमेंटम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है।
मोमेंटम का मतलब सबसे पहले इसको पी से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट का मास और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसको मिला करके बोलते हैं उसका मोमेंटम। वेलोसिटी मतलब क्या, कितनी स्पीड है उसकी। जैसे मैंने बोला एक 10 किलो का आदमी चल रहा है, भाग रहा है, 10 किलो का आदमी भाग रहा है, एक 5 किलो का आदमी भाग रहा है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने पहले एक इंसान लिया जिसका नाम है 10 केजी और ये भाग रहा है फॉर एग्जाम्पल 5 से, और दूसरा इंसान है 5 केजी का, ये भाग रहा है 2 से। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे इसका मास जो कि 10 है और इसकी वेलोसिटी जो कि 5 है, मतलब मोमेंटम कितना आया 50 का। ठीक है, यूनिट अभी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। अगला इसकी मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या है भैया, 5 की क्या है बॉडी है मतलब मास है, 2 की स्पीड है, 5 × 2 मतलब आ गया 10। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मोमेंटम का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जब भागता है तो उसके वजन के वजह से उसकी वेलोसिटी में मिलावट होकर के कितना तेज इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारी बाइक कितने किलो की होती है, लगभग 1-8 क्विंटल की होती है, बोलो तो 100 किलो की होती है। ठीक है, 100 किलो की बाइक भाग रही है 100 की स्पीड में। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि कई हज़ार टन की होती है, वो भाग रही है 100 की स्पीड में। तुम मुझे बात बताओ, अगर तुमको दोनों को रोकना है, 100 की स्पीड में दोनों थी, दोनों को तुमने एक साथ ब्रेक लगाया, कौन सी जल्दी रुकेगी? तुम बोलोगे भैया बाइक को तो मैं लगभग ऐसा, बाइक को मैंने अगर मैंने बाइक को यहाँ पर ब्रेकिंग किया तो वो 10 मीटर में दूर जा करके वो रुक जाती है बाइक यहाँ पर। बट अगर गलती से तुमने ट्रेन को किया ब्रेकिंग ना, तो वो 2 से 3 किलोमीटर लगता है उसको रुकने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि है तो वो सेम स्पीड पे, दोनों ही 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है, दोस्तों ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चल रही है, दोनों 100 चल रही है, बट ट्रेन 2 किलोमीटर ले रही है, गाड़ी 10 मीटर ले रही है। देखा होगा ना, ब्रेकिंग करते हो फटाक से 10 मीटर में जाकर रुक जाते हो, ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन रोकने के लिए क्या 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले से ब्रेकिंग लगते हैं वहाँ पर। क्यों? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम समझो क्या है, मोमेंटम मतलब जब ऑब्जेक्ट का मास मतलब ऑब्जेक्ट का भारीपन उसकी वेलोसिटी के साथ मिल जाता है ना, तो वो जन्म देता है किसको, मोमेंटम को। ठीक है, चलो ये भैया आपने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया भाई, अब ऐसा थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला आपकी एक कार थी, ठीक है, आपकी एक कार थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार ना चल रही है, चलते जा रही है, बस आराम से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, बट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। कांस्टेंट स्पीड क्या है, 50 की। अब इस कार को तुमको 60 में लेकर के आना है, कार को तुमको 60 में लेकर आना है, 50 में चल रही थी, 60 में लेकर के आना है। 50 का जो कार का वेट है फॉर एग्जांपल 100 किलो है, ये दोनों कार सेम ही है ना, 50 में चल रही थी, 60 में लेकर के आना है। इसका मोमेंटम कितना है भाई, देखो 50 की स्पीड, 100 का ये, तो क्या मैं 5000 बोल दूं? हाँ भैया, इसका मोमेंटम कितना है, 6000। मुझे एक बात बताओ, जब 50 की स्पीड थी मोमेंटम 5000 था उसी कार का, जब 60 की स्पीड है तो मोमेंटम कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है उसी चीज़ का। तो क्या यहाँ मोमेंटम में चेंज आया? अब मैं तुमसे पूछूं अगर कि कार चल रही है, तुमको उसकी स्पीड बढ़ाना है, तो तुम क्या उस पर एक फोर्स लगाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे, एक्सीलेटर दबाओगे, जब एक्सीलेटर आपने दबाया तो कार की स्पीड बढ़ गई, मतलब एक फोर्स आएगा, उस फोर्स की वजह से ये मोमेंटम में चेंज आया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा dp/dt, चेंज इन मोमेंटम, ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम होगा। फोर्स की डायरेक्शन होता है, मोमेंटम भी वेलोसिटी के चक्कर में डायरेक्शन आता है। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? थोड़ा फील आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है? सोचो यार, सोच के देखो, मैं धीरे धीरे चल रहा था, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे मैंने यहाँ से चालू कर दिया, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, अब मेरे को भागना है, तो मेरा मोमेंटम में चेंज आएगा, एकदम से चेंज आया। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि मुझे धक्का मिला, इस धक्के की वजह से इस मेरे मोमेंटम में चेंज आया। और यही होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। पहले हमने देखा कि चेंज स्टेट, अगर स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स आएगा। अब जो फोर्स है ये मोमेंटम से कैसे रिलेट करता है ये हमने देखा। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी अलग करते तो क्या आता, कांस्टेंट आएगा। मान लो कांस्टेंट आया k, ये क्या है, dp/dt। SI सिस्टम में ना इस k की वैल्यू होती है 1, SI सिस्टम में k की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, dp/dt। अच्छा, मोमेंटम p, यह है मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। चलो डाल दो d/dt ऑफ m इंटू वी, d/dt ऑफ m इंटू वी। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आता है। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, m को बाहर रखो, dv/dt लिखा, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर रखो, dm/dt। ये जो होता है यही होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। भैया पर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था, हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा है कि भैया F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। भैया ये यही लिखा है, ध्यान से देखो, यही लिखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने कार लिया, इंसान लिया,
लिया, मोबाइल लिया, जो कुछ भी लिया, क्या उसका मास कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या? फिक्स्ड होता है। हाँ, अगर एक फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, तो क्या उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा? हाँ भैया, जीरो आ जाएगा। तो ये अगर टर्म जीरो हो गई तो मुझे बताओ फोर्स क्या बना? फोर्स बना मास इंटू dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी। क्या इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं? हाँ भैया। तो ये तो आ गया भैया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मतलब क्या? अगर एक बॉडी एक्सेलरेशन में है तो उसमें फोर्स आएगा, और एक बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। यही होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। यही होता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। क्या फील हो रहा है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? क्या फील हुआ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ? इसी प्रकार से न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी फील करते हैं। जल्दी से चलो, जल्दी से चलो, आ जाओ। नोट कर लिया ना भैया? ये फटाक से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलो 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 कर लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल काम का नहीं था, है ना? मोमेंटम आई थिंक लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो 10 सेकंड पीछे कर लो, फटाक से पॉज करो और लिख लो फटाक से, है ना? चलिए भाई, आई थिंक हो गया होगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ फील। चलो अब ना भाई, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जैसे हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में इनर्शिया पढ़ा था, यहाँ पर भी न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे ही डिराइव होता है। या मैं बोलूँ तो एक सबसेट है इसी इस उसका, वो है इम्पल्स। ठीक है, दो चीज़ होता है। एक होता है इनर्शिया, जो कि हमने देखा। इनर्शिया क्या होती है भैया? एक बॉडी जिस स्टेट में है ना, वो चाहेगी वो उस स्टेट में रह जाए। तुम पीछे से धक्का लगाओगे, वो कोशिश करेगी पहले कि उस स्टेट में है, बाद में जरूर आ जाएगी। इम्पल्स क्या होता है? देखो यहाँ पर आ रहा है फोर्स की बात। तो इम्पल्स का मतलब ये होता है, तुमने एक इंसान को पकड़ा, लगाया जोर से चपाट। क्या किया? लगाया जोर से चपाट। इम्पल्स कुछ नहीं होता है। जब एक हाई फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगे तो क्या होता है? वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स का मतलब, तुमने लिया, किसी ने बॉलिंग किया, मान लो शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है 160 की स्पीड से। 160 की स्पीड क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका मोमेंटम देखो, बॉल तो बॉल है, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार फेंके 130 में, चाहे वो शोएब अख्तर फेंके 160 में। चेंज क्या होता है? उसका मोमेंटम। जिसकी स्पीड से फेंकेगा उसमें क्या होगा? चेंजेस आएगा। अब मान लो एक शोएब अख्तर फेंक रहा है 160 की स्पीड से बॉल, तुम हो सचिन तेंदुलकर, तुम कर रहे हो बैटिंग, ठीक है, तुम कर रहे हो बैटिंग, मान लो ये बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, तुमने अच्छा स्टांस लिया, शोएब अख्तर ने 160 में फेंका, तुमने लगाया फट और वो गया लंबा 110 मीटर का। अबे तुमने बॉल को एक लंबा झापड़ मारा ना, वही होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जब एक हैवी फोर्स शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लगे ना, उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या? लार्ज फोर्स। क्या होता है? लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम। लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम। क्या मैं इसका एग्जांपल बोल दूं? क्या बता दोगे भैया? स्लैप, चाटा, फुटबॉल किक। अरे होती है कि नहीं? फुटबॉल में जब किक करते हो आप, तो क्या इम्पल्स लगता है उस फुटबॉल पे? हाँ भैया लगता है। क्रिकेट की बॉल पे जब शॉट मारते हो तो इम्पल्स लगता है। तो इम्पल्स समझ में आ गया, क्या इनर्शिया समझ में आ गया। और अगर ये दोनों आ गया है तो अब हम मूव करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे, और बस खत्म होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया लॉ है भाई। क्या है ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब देखो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ सिंपल सी ये है, अगर तुमको मार्क्स अच्छे लाना है तो तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर तुमको एक एक्शन करना है तो उसका रिएक्शन आएगा। जैसे अगर तुमको फिटनेस अच्छी चाहिए है तो तुम रनिंग करोगे, तुम एक्सरसाइज करोगे। अगर तुमको एक इंसान से रिलेशंस अच्छे बनाना है, अच्छी दोस्ती बनाना है, तो क्या वहाँ पर आप एफर्ट्स डालोगे। मतलब एक चीज़ काम करोगे ना, उसके रिएक्शन में आपको काम मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके ऊपर अच्छे कर्म वापस आएंगे। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन, क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड अपोजिट रिएक्शन इसका मतलब क्या? देखो भाई, मान लो आप खड़े हो जाओ, चलो आप खड़े हो गए बेड से, बेड में बैठ के पढ़ाई नहीं करते भाई, स्टडी टेबल में बैठ कर करना, ठीक है। आप खड़े हो गए, हो जाओ फटाफट, बच्चों खड़े हो गए आप खड़े। अब ना आपको उचकना है, खड़े हो गए ऐसे करके, अब आपको ना उचकना है ऐसे ऐसे। मेरे को बिना पैर को नीचे दबाए उचक के दिखाओ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो उचकते हम कैसे हैं? जब हमने पैर को नीचे दबाए ना, तब हम ऊपर उचक रहे हैं। तुम बिना नीचे दबाए उचक के दिखाओ,
उचको उचको उचको। भैया मैं तो उचकी नहीं पा रहा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है भैया, मैं तो उचकी नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या करूँ? नीचे दबाओ पैर, उचको। उचकने के लिए नीचे दबाना पड़ा। देखो आप थोड़ा सा फील करो, पैरों को फील करो। चप्पल अप्पल पहन के मत करना, पैर रखो जमीन के ऊपर, है ना। जब तुमको उचकना होगा फील करो तुम नीचे धक्का दे रहे हो तभी ऊपर आ रहे हो। मतलब भैया अगर मेरे को एक इंसान को ऊपर उचकना है ना, तो पहले मैं धक्का नीचे दे रहा हूँ, पहले मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ नीचे, उसका रिएक्शन मेरे को मिल रहा है ऊपर। ओहो हो, यही तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर तेरे को एक्शन करना है तेरे को रिएक्शन मिलेगा। एक्शन क्या था? एक्शन क्या था? तूने नीचे दबाया पैर को, रिएक्शन क्या है? ऊपर उचका तू। ओहो हो गया भैया। बॉल को भी तो ऐसे ही बाउंस करते हो, तुम बॉल को लोगे नीचे फेंकोगे। जैसे तुमने नीचे फेंका, मान लो ये बॉल लिया तुमने फेंका, तो बॉल जब आके यहाँ टकराया तो बॉल ने अपना इस पर एक फोर्स लगाया और इस फोर्स उसको वापस मिला तो बाउंस हो गया। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो तुमने अपना फ़ोन उठा के लेके आया, ये तुम्हारा फ़ोन है, तुम फ़ोन को ना अपने ऐसी उंगली लेना और दबाने की कोशिश करना। जितना तुम दबाओगे तुमको फील होगा कि तुम्हारी उंगली में उतना तुमको फोर्स लग रहा है। अबे वही तो होता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तुमने एक्शन डाला, वहाँ से एक फोर्स वापस आया जो कि तुमको हाथों में लग रहा था। ठीक है, तुम्हें मार्क्स अच्छे लाना है तो तुम पढ़ाई करोगे। तुमने क्या किया? एक्शन डाला पढ़ाई पे, रिएक्शन मिला मार्क्स पे। क्या फील हो रहा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? और न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो ऐसा है ना, लाइफ के हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है। ये ना सिर्फ साइंस में एप्लीकेबल है, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू योर एंटायर लाइफ। जिसने न्यूटन के थर्ड लॉ को फील किया और जिसने ये चीज़ समझ लिया कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे आपको कर्म वापस मिलेंगे, यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। और जिसने ये चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करा, ही विल स्टार्ट एंजॉइंग हिज लाइफ। अच्छे कर्म करो, अच्छा आपको वापस मिलेगा, दैट्स इट। तो आई थिंक इन दिस वीडियो वी हैव लर्न न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। हमने फील किया न्यूटन्स के तीनों लॉ को। अब आपसे कोई पूछे न्यूटन्स का लॉ क्या होता, आग बंद करके आप तीनों को एक्सप्लेन करोगे। नेट फोर्स जीरो, कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा है, और फोर्स आ रहा है तो फोर्स वापस भी जा रहा है। अरे लगाया तो तूने वापस मिला, यही होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो ये जो 90 डेज की जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ है, इन सीरीज़ में जो भी वीडियोस आ रही है, हम उन वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स को फील कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होने वाला कि आपने किसी वीडियो को उठाया और आपको समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब वीडियो हम चालू करते हैं तो हम 15 से 20 मिनट उन वीडियोस की जो प्री रिक्विजिट्स होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ या न्यूटन्स की जो लॉज है, उनकी प्री रिक्विजिट क्या थी, पूरा का पूरा मोशन समझाना। वो मोशन को पहले मैंने एक्सप्लेन किया, प्री रिक्विजिट बनाया, आपके मन में आपको कॉन्सेप्ट डाला, फिर उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ चालू किया और देखते गए, ख़त्म होते गया। और मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आप एक पेन कॉपी लेकर के बैठिए, वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को लिखिए, है ना। क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेस। आगे चल के हम न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मोमेंटम सब पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। तो अगले दिन मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा डे नंबर 12 होगा। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।